माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर, प्रोफेसर शांतनु चट्टोपाध्याय, डिपार्टमेंट ऑफ ई इंजीनियरिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, लेक्चर 38 8051 प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स जारी। आगे हम एक और प्रोग्राम पर नजर डालेंगे जो दो संख्याओं के LCM की गणना करता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो संख्याओं का। मेमोरी 6000 और 6001 H में संग्रहीत और अनुमान है कि छोटी संख्या 6000 H में है। तो आप देखें कि क्या अगर कहें संख्याएँ X और Y हैं, फिर LCM खोजने के लिए हमें X को Y से विभाजित करना होगा और देखना होगा कि Y X को विभाजित करता है या नहीं। यदि Y X को विभाजित करता है तो X LCM है, यदि नहीं तो हमें X की अगली पावर लेनी होगी। तो X बड़ी संख्या है, Y छोटी संख्या है, तो मुझे अगला लेना है, तो हमें X की अगले मल्टीपल को लेना है। तो यह 2X है और फिर से वही अभ्यास करें। तो मुझे यह देखना होगा कि क्या यह 2X Y को विभाजित होता है या नहीं। यदि ऐसा है तो 2X LCM है। तो अगर यह नहीं है तो मुझे 3X के साथ प्रयास करना होगा। तो इस तरह से मुझे बस आगे बढ़ना है, लेकिन हम इस तरह मल्टीपल को बढ़ाते जा रहे हैं 1X 2X 3X 4X 5X जैसे, और जिन पर हमें यह विभाजन बिना रिमाइंडर मिला है। तो यह दो संख्याओं का LCM है। तो यह इस सिद्धांत का उपयोग LCM रूटीन लिखने के लिए किया जाएगा। तो हम इसे इस तरह से करेंगे। तो पहले MOV DPTR 6000H है। तो हमें मिला है कि DPTR को 6000H के साथ लोड किया गया है। अब 6000H में छोटी संख्या है, तो MOVX ADPTR, तो यह एक रजिस्टर में छोटी संख्या को डालेगा। तब हम रजिस्टर R0 में इस मान को सहेजते हैं। MOV R0, A, तो यह R0 रजिस्टर में छोटी संख्या को बचाएगा। वहां से हम इसे B रजिस्टर में स्थानांतरित करते हैं। तो इसे B रजिस्टर में स्थानांतरित करें ताकि B रजिस्टर में मूल्य संग्रहीत हो। तो फिर हम अगले नंबर को प्राप्त करते हैं INC DPTR। अगला नंबर पाने के लिए हम इस DPTR पॉइंटर को बढ़ाते हैं और MOVX ADPTR। तो इस तरह से तो अगली संख्या बड़ी संख्या अब एक रजिस्टर में उपलब्ध है और हम बड़ी संख्या को R2 में स्थानांतरित करते हैं। MOV R2, A, तो वह बड़ी संख्या को A रजिस्टर R2 रजिस्टर में ले जाता है। तो आगे हम इस बड़ी संख्या को स्टैक में सहेजते हैं। तो हम पुश 0E0H जैसा करना पसंद करते हैं। तो यह A रजिस्टर को स्टैक में सेव करेगा, ठीक है। फिर हम एक DIV AB करते हैं। तो यह A को B से विभाजित करेगा। तो यह विभाजन करेगा और अब हमें यह जांचना होगा कि यह रिमाइंडर 0 है या नहीं। तो रिमाइंडर B रजिस्टर में उपलब्ध है। तो हम इस रिमाइंडर को B रजिस्टर में स्थानांतरित करते हैं और देखते हैं कि मान 0 है या नहीं। तो CJNE R1, 0, L2, तो L2 में, तो अन्यथा यदि परिणाम 0 है इसका मतलब है कि विभाजन सफल रहा है। तो रजिस्टर की सामग्री जो भी है, तो यह सही LCM मान है। तो हम यह पॉप करके वापस पा सकते हैं। तो पॉप 0E0H हम अगले निर्देश प्राप्त करने के लिए एक पॉप करते हैं और फिर SJMP का अर्थ है कि, तो अंत में हम करेंगे कि प्रोग्राम पूरा हो गया है। तो हमें नंबर मिल गया है। तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा मुझे A के अगले मल्टीपल को प्राप्त करना है। तो मैं कर सकता हूं कि R2 के पास A की एक प्रति है।
तो हम A के अगले मल्टीपल प्राप्त करने के लिए सिर्फ ADD A R2 कर सकते हैं और फिर हम बस इस बिंदु पर वापस जम्प करते हैं, इस बिंदु को पुश करते हैं। तो हम कह सकते हैं SJMP L1 जहां L1 यह एड्रेस है। तो यह हमारा L1 है, यह हमारा L1 है और यह खत्म हो गया है। तो बाकी किसी भी अन्य चीज़ को जो आप करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह हम बड़ी संख्या के गुणा को छोटी संख्या से विभाजित करने के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं और जो भी एक गुणांक रिमाइंडर के बिना पूरी तरह से विभाजित करता है तो यह दो नंबरों का LCM है। तो आप इस प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं इस बात को प्राप्त करने के लिए अगले हम दूसरे प्रोग्राम में देखेंगे। तो यह प्रोग्राम केवल इस अर्थ में है कि यह पोर्ट 1 से 8 बिट पैटर्न को पढ़ता है और यदि नंबर ओड है तो पोर्ट 2 में आउटपुट करता है और यदि नंबर इवन है तो इसे पोर्ट 3 में आउटपुट करता है। तो यह ओड इवन भी एक रजिस्टर के LSB को देखकर किया जा सकता है और या हम इसे एक कैरी के माध्यम से डाल सकते हैं। तो सामान्य रणनीति इस तरह की है जब भी आपको इस प्रकार की समस्या मिली है। तो अगर यह रजिस्टर या स्थान जो हमारे पास है तो यह कैरी के माध्यम से पारित किया जाता है तो यह LSB तो LSB कैरी में जाता है। यदि आप एक स्थान पर राइट शिफ्ट करते हैं तो LSB कैरी में जाता है। तो हम फिर कैरी बिट की जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि परिणाम इवन है या ओड है ताकि यह हो सके। तो क्या LSB या तो 0 था या 1 हम उस तरह से जांच करते हैं। तो हम इसी प्रोग्राम में देखेंगे। तो यह इस तरह है। ऐसा कहो तो MOV A 0FFH तो यह आवश्यक है क्योंकि हम पोर्ट 1 में सामग्री को पढ़ना चाहते हैं। तो पोर्ट 1 को इनपुट मोड में कॉन्फ़िगर किया जाना है। तो यह ये करेगा कि MOV A 0FFX हम इसे इनपुट मोड में डाल देंगे। फिर MOV A P0 तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो पोर्ट P0 यह है कि पोर्ट 1 से पढ़ा जाएगा और यह P0 नहीं होना चाहिए, यह P1 होना चाहिए। तो यह P1 होना चाहिए ताकि हम पोर्ट 1 से पढ़ रहे हैं। पोर्ट 1 को रीड इनपुट मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है। फिर पोर्ट की सामग्री को पढ़ने की आवश्यकता है। तो यह पोर्ट 1 के लिए एक इनपुट को पढ़ना है, इसे पढ़ना है। तो यह MOV P1 A होना चाहिए ताकि पोर्ट 1 को रीड मोड में कॉन्फ़िगर किया गया है और फिर मैं MOV P1 A लिख सकता हूं। तो यह एक रजिस्टर पर P1 पोर्ट की सामग्री को पढ़ रहा होगा। तो यह स्टेटमेंट P1 को इनपुट मोड में कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो यह वह कॉन्फ़िगरेशन भाग है और यह एक वास्तव में पोर्ट P1 पढ़ रहा है। तो पोर्ट P1 को A में पढ़ना है, हालांकि स्टेटमेंट समान है लेकिन उन्हें अलग अर्थ मिला है। फिर उसके बाद मुझे यह देखना होगा कि पढ़ा गया मूल्य इवन है या ओड। तो इसके लिए हम कैरी के माध्यम से रोटेट राइट करते हैं। यदि कैरी है तो इसका मतलब है संख्या ओड थी। तो लेवल L1 पर जम्प ऑन कैरी करें और अन्यथा मेरे पास जो संख्या है वह इवन है। तो इसके लिए पहले इस RLCA को रिस्टोर किया है। तो वह वास्तव में कैरी को रिस्टोर कर रहा है। इस तरह से यह किया जाता है। और फिर हम MOV P3 0A करेंगे। तो यदि यह ओड है तो यह उस स्थिति में RRC तो यहाँ यह कैरी बिट सेट किया जाएगा। तो यह
L1 पर जंप करेगा। तो अगर यह इवन था तो यह पोर्ट P3 के लिए मूव करेगा। तो इस बिंदु पर अगर हम यहाँ हैं, इसका मतलब है संख्या इवन थी, तो हम इसे बाईं ओर घुमाते हैं ताकि कैरी बिट वापस A रजिस्टर के LSB में आ जाए और फिर हम पोर्ट P3 को A की सामग्री को स्थानांतरित करते हैं। इसलिए यह संख्या पोर्ट P3 के लिए आउटपुट है। हम कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। तो अगर यह एक कन्टिन्यूअस प्रक्रिया है तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो यह इस बिंदु से शुरू हो सकता है, मैं इस बिंदु से फिर से शुरू कर सकता हूं। A रजिस्टर में पोर्ट P1 पढ़ रहा है और यह बिंदु L1 है। हम क्या करते हैं, L1 में हम कैरी के माध्यम से A रजिस्टर के माध्यम से रोटेट लेफ्ट करते हैं, फिर हम MOV P2, A करते हैं। तो आउटपुट को पोर्ट P2 में भेजा जाता है और फिर SJMP शुरू होता है। तो यह हमें इस बिंदु पर वापस ले जाएगा। तो यह फिर से पोर्ट P1 को स्कैन करने के लिए जारी रहेगा यदि संख्या इवन है। तो यह पोर्ट P2 को भेजा जाएगा यदि संख्या ओड है। तो यदि संख्या इवन है तो इसे पोर्ट P3 में भेजा जाएगा, यदि संख्या ओड है तो इसे पोर्ट P2 में भेजा जाएगा। तो यह उस तरह है, यह प्रोग्राम जारी रहेगा। अब हम किसी अन्य प्रोग्राम को देखेंगे जहां हम पोर्ट 1 के LSB में एक्यूमिलेटर A के बिट 3 को आउटपुट करने के लिए कोड खंड को लिखेंगे, पोर्ट 1 के इस सिग्नीफिकेंट बिट को, और फिर पोर्ट 1 के MSB को पढ़ें और बिट दर के समान होने के लिए एक्यूमिलेटर के LSB को सेट करें। तो पोर्ट 1 से तो हम बिट 3 को भी पढ़ते हैं, एक्यूमिलेटर के बिट 3 से पोर्ट 1 के LSB पर रखा जाएगा, फिर पोर्ट 1 के MSB को पढ़ा जाएगा और बिट रीड के समान एक्यूमिलेटर के LSB को सेट किया जाएगा। तो अन्य बिट्स अप्रभावित रहना चाहिए। तो हम इस चीज़ को कैसे करेंगे, तो हम प्रोग्राम को इस तरह से लिख सकते हैं। हम इस बिट A3 की जांच करते हैं और यदि यह बिट सेट है तो हम L1 लेवल पर जाते हैं, फिर हम P10 को क्लियर करते हैं और फिर SJMP L2 को, फिर L1 में। तो यह वास्तव में एक्यूमिलेटर रजिस्टर की बिट संख्या 3 की जांच कर रहा है और यह कहता है कि यदि एक्यूमिलेटर बिट संख्या 3 सेट है तो मुझे पोर्ट 1 के LSB में आउटपुट करना चाहिए। तो B इस बिट को पोर्ट 1 के LSB में आउटपुट किया जाना चाहिए। तो यदि यह बिट सेट नहीं है तो मैंने यहाँ सही ढंग से किया है, मैंने आउटपुट किया है 0 LSB में या पोर्ट 1 में। अगर बिट सेट है तो मुझे पोर्ट नंबर 1 पॉइंटर 0 पर आउटपुट A करना होगा। तो यह सेट बिट P10 कर रहा है, फिर L2 में दूसरे भाग को करना है। तो मुझे लगता है कि पहले हम इस सेट बिट की कोशिश करते हैं। तो यह पोर्ट 17 पोर्ट 1 का MSB है, तो उस बिट को पढ़ना होगा और हमें इसे एक्यूमिलेटर के LSB पर सेट करना होगा। तो सबसे पहले एक पोर्ट 1 को MSB जिसे इनपुट मोड में रखा जाना चाहिए, तो उस उद्देश्य के लिए हम उस बिट P17 सेट करते हैं। तो यह उस विशेष बिट को इनपुट बिट के रूप में कॉन्फ़िगर कर रहा है, JB P17, L3। तो अगर अब यह JB, तो यह इस विशेष बिट को पढ़ रहा है और यदि बिट L3 है, यदि बिट सेट है तो यह L3 पर जंप करेगा। अन्यथा यदि यह सेट नहीं है तो मैं बिट को क्लियर कर सकता हूं, इस एक्यूमिलेटर के LSB को, इस रजिस्टर के LSB को, इस एक्यूमिलेटर के LSB को। तो
यह यहाँ किया जाता है और फिर SJMP L4 किया जाता है, तो यह इस L4 पर जम्प करेगा और L3 में हम उस एक्यूमिलेटर बिट सेट B को एक बिंदु 0 पर सेट करते हैं और यह हमारा L4 है। तो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट यह था कि पोर्ट 1 का हमारा बिट 3, तो पोर्ट 1 LSB, तो पोर्ट 10 बिट इस एक्यूमिलेटर बिट की जांच की जानी चाहिए और फिर यह पोर्ट 2 होना चाहिए, यह एक्यूमिलेटर बिट नंबर 3 की जांच होना चाहिए और वह पोर्ट 1 बिट नंबर 0 पर जाना चाहिए। तो इस प्रोग्राम का हिस्सा यह कर रहा है। तो एक्यूमिलेटर बिट की जांच की जाती है, यदि यह 1 है तो यह L1 पर आ रहा है, यह पोर्ट 1 सेट कर रहा है पोर्ट 1 के इस LSB को, यदि यह सेट नहीं है तो यह बिट पोर्ट बिट को क्लियर कर रहा है और यह जम्प कर रहा है, तो यह इस हिस्से पर उल्लंघन कर रहा है। तो यहाँ तक किया जाता है और प्रोग्राम का अगला भाग पोर्ट 1 के MSB को पढ़ना और पहले स्टेटमेंट के अनुसार एक्यूमिलेटर के LSB को सेट करना था। तो यह MSB अगले बिट को कॉन्फ़िगर करता है, तो यह अगला भाग है। तो यह पोर्ट 17 का मूल्य पढ़ रहा है, यह विशेष बिट अगर सेट है तो यह इस L3 पर आ रहा है जहां यह इन एक्यूमिलेटर LSB को सेट कर रहा है। यदि बिट सेट नहीं है तो यह एक्यूमिलेटर A को क्लियर कर रहा है एक्यूमिलेटर के इस LSB में। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का उपयोग आवश्यक कार्य करने के लिए किया जा सकता है जो हमने प्रॉब्लम में पूछा है। तो अगले हम एक और उदाहरण प्रोग्राम देखेंगे। तो यह प्रोग्राम तो यह है, यह जबरदस्ती पोर्ट 1 के लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स को बंद कर देगा। तो लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स को बंद कर दिया जाना चाहिए। तो यह पहला भाग है और पोर्ट 2 के मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स को चालू करें, पोर्ट 3 के सभी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करें, चाहे उनकी पिछली सेटिंग कुछ भी हो। तो यह अन्यथा सेटिंग्स को बदलना नहीं करना चाहिए। तो पोर्ट 1 तो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए अगर यह 8 बिट है तो इस लोअर 4 बिट्स को बंद कर दिया जाना चाहिए, वे लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स को बंद करना चाहिए। फिर 4 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण 4 बिट 1 होंगे जो भी उनकी पिछली सेटिंग हो। तो इन सभी बिट्स को 1 होना चाहिए और पोर्ट 3 के लिए सभी बिट्स कॉम्प्लीमेंट हैं, तो वे सभी कॉम्प्लीमेंट हैं। तो यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो हमारे पास है। तो इसे 8051 सिंगल भाषा में कैसे हल किया जाए, तो हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। पहले हम MOV A0F0 और फिर ANL P1 A कहते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो इस F0 के साथ क्या होगा और पोर्ट 1 सामग्री समाप्त हो जाएगा। तो पोर्ट 1 यह 1 था और यह F0 के साथ समाप्त हो गया है। तो जो कुछ भी पोर्ट 1 की सामग्री थी, तो यह 4 बिट्स हैं, तो वे इस परिणाम में जैसे के तैसे रहेंगे। तो ये बिट्स वैसे ही आएंगे, लेकिन यह लीस्ट सिग्नीफिकेंट 4 बिट्स पूरे 0 हो जाएंगे क्योंकि यह AND ऑपरेशन है। तो इसके द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद मुझे यह सेट करना होगा, हमें पोर्ट 2 के मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स को चालू करना है। तो पोर्ट 2 के मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स, तो यह कैसे करना है, तो मुझे करना है उस उद्देश्य के लिए एक और मास्क सेट करें। तो हम इस तरह का MOV A11000000B
का मास्क तैयार कर सकते हैं। तो यह आसानी से समझ में आता है। तो यह एक बाइनरी पैटर्न है। तो आप यह बताने के लिए अंत में एक B लिख सकते हैं। तो यह एक बाइनरी पैटर्न है। तो लीस्ट मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स सेट किया जाना है। तो इसके लिए हमें जो ऑपरेशन करना है वह OR लॉजिकल है, और फिर P2 के साथ हम A की OR लॉजिकल करते हैं। तो यह OR लॉजिकल P2, A यह A के साथ इस P2 की OR करेगा। तो यह मोस्ट सिग्नीफिकेंट 2 बिट्स इस तरह सेट हो जाएंगे। अंतिम भाग P3 के सभी बिट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए है। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। तो मास्क पैटर्न सभी 1 होना चाहिए। तो MOV A 0FFX, और फिर हम XRL P3 A के साथ। तो यदि आप A के साथ XR लॉजिकल P3 करते हैं तो सभी बिट्स XORing हैं, इसका मतलब है कि यह एक कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अगर मान लें कि P3 सामग्री कुछ इस तरह थी 1 1 0 0 1 0 1 1 0, तो और अब मुझे एक रजिस्टर मिला है 1 1 1 1 1 1 1 1। तो यदि आप एक बिटवाइज़ XORing करते हैं तो यह XORing मुझे एक पहला बिट देगा, दूसरा बिट मुझे 0 देगा, तीसरा बिट मुझे 1 देगा, चौथा बिट मुझे 0 देगा, पांचवा बिट 1 होगा, छठवा बिट 1 होगा, सातवां बिट 0 है, और 8 बिट भी 0 है। तो आप देखते हैं कि ये वैल्यू सिर्फ उसी चीज़ की कॉम्प्लीमेंट है जो हमारे पास पहले है, क्योंकि XOR ऑपरेशन यह हमेशा कॉम्प्लीमेंटेशन XORing 1 के साथ करेगा। तो यह आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन देगा। तो इस तरह से हम बिट मैनीपुलेशन के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं, और आप इन सभी चीजों को कर सकते हैं आसान बिट मैनीपुलेशन इंस्ट्रक्शन उपयोग करके। तो आप इस प्रकार के प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आगे हम एक प्रोग्राम पर गौर करेंगे। अगले हम एक ऐसे प्रोग्राम पर गौर करेंगे जो लगातार स्ट्रिंग हेल्लो प्रसारित करेगा 8 बिट डेटा और एक स्टॉप बिट के साथ 9600 बॉड रेट पर क्रमिक रूप से। तो यह सेटिंग है। तो आप देखते हैं कि इसके लिए यह सीरियल ट्रांसमिशन के उपयोग की आवश्यकता है और टाइमर का उपयोग किया जाना है। और यदि आपको याद है कि 9600 बॉड रेट में, तो यह इस TH रजिस्टर में ऋण 3 प्रोग्रामिंग से मेल खाता है। तो अगर आप इस TH रजिस्टर में -3 और उसके बाद और यह TMOD रजिस्टर उसी के अनुसार होता है, तो उन कंट्रोल वर्ड को सेट करते हुए हम इस -3 9600 बॉड दर का चयन ट्रांसमिशन के लिए इस सीरियल ट्रांसमिशन के लिए कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे। तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम इस TMOD रजिस्टर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो MOV TMOD 20H, तो यह इस TMOD रजिस्टर को सेट करेगा ताकि आप ऐसा मूल रूप से ऑटो रीलोड और उन सभी चीजों के मोड और अन्य सेटिंग्स कर सकें। तो यह इस मोड ऑपरेशन के लिए काम कर रहा होगा। तो यह सीरियल ट्रांसमिशन और के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर इस TH1, तो यह इस टाइमर रजिस्टर 1 का उपयोग कर रहा है। तो TH1 इसे #3 के साथ लोड करेगा। इस प्रकार यह TH1 के साथ -3 के मान को लोड कर रहा है। तो यह या ऑटो रीलोड मोड में यह काम करेगा और यह इस 9600 की एक बॉड रेट उत्पन्न करेगा। तो इस गणना को हमने पहले देखा है, इसे देखते हुए
इस टाइमर और इस सीरियल ट्रांसमिशन। फिर अगली बात यह है कि SCON रजिस्टर सेट करना है। तो इस विशेष मामले के लिए आप यह पता लगा सकते हैं कि SCON सेटिंग 50H होनी चाहिए। आपको याद है कि यह SCON सेटिंग, तो यह बिट्स की संख्या सेट करने के लिए था 8 बिट बाइट, फिर एक स्टॉप बिट। तो जो कुछ भी निर्दिष्ट है, तो 8 बिट डेटा, एक स्टॉप बिट और ये सभी सेटिंग, तो वे SCON सेटिंग के 50H में बदल जाएंगे। तो इसीलिए हमें टाइमर शुरू करना होगा। तो हम कहते हैं कि बिट TR1 सेट करें, तो बिट TR1 सेट करें, तो यह टाइमर शुरू कर देगा। तो अब एक सीरियल ट्रांसमिशन इनेबल है, तो यह करने में इनेबल हो जाएगा कि अब हमें क्या करना है, हमें इस SBUFF रजिस्टर पर अलग अलग करैक्टर को रखना होगा और उन करैक्टर को ट्रांसमिट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला करैक्टर H है। उस हेल्लो के लिए हम जो स्ट्रिंग हेल्लो को प्रसारित करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि, और हम कंटीन्यूअस करना चाहते हैं, तो यह लगातार स्ट्रिंग हेल्लो संचारित करेगा। तो MOV A/H, तब हम एक सबरूटीन सेंड लिखते हैं। तो इसका उपयोग उस स्ट्रिंग, उस पैटर्न, उस करैक्टर को भेजने के लिए किया जाएगा। तो ACALL सेंड हम करेंगे। फिर हम H के बाद E है, तो MOV A/E और उसके बाद ACALL सेंड, फिर HE और फिर दूसरा ACALL HEL को भेजें एक और 1, तो MOV A/L ACALL सेंड, फिर तब हेल्लो फिर O करैक्टर भेजना होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि MOV A/0 ACALL सेंड। तो अब मुझे पूरी बात दोहरानी है, तो मैं SJMP L1 कह सकता हूं, जिसमें L1 है। तो यह इस बिंदु से आगे बढ़ना शुरू कर देगा, MOV A/H। अब सेंड रूटीन, हमें सेंड रूटीन लिखना होगा। तो सेंड रूटीन कुछ इस तरह होगी। यदि यह वह सेंड है, तो यह मूव की तरह है। तो क्या होगा अगर सेंड रूटीन, क्या आवश्यक है, यह है कि करैक्टर को SBUFF रजिस्टर में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तो MOV SBUFF, A, तो यह SBUF से है, यह वह कर रहा है। फिर मुझे यह देखना होगा कि ट्रांसमिशन खत्म हो गया है या नहीं। तो यह TI फ्लैग है। तो ट्रांसमिशन खत्म होने पर इसे रेज किया जाता है। तो मुझे यहाँ इंतजार करना होगा जब तक कि TI फ्लैग रेज नहीं हो जाता। JNB TIL2। तो यह प्रोग्राम यहाँ तक इंतजार करेगा जब तक कि यह ट्रांसमिशन समाप्त नहीं हो जाता है, और फिर मुझे इस TI को क्लियर करना होगा। अन्यथा अगले करैक्टर ट्रांसमिशन को ऐसा लिया जाएगा जैसे कि यह पहले से ही ट्रांसमिट हो चुका है। तो मुझे यह TI बिट प्रोग्राम से क्लियर करने की आवश्यकता है और फिर यहाँ से वापस लौटें। तो इस तरह से हमारे पास एक प्रोग्राम हो सकता है जिसके द्वारा कुछ स्ट्रिंग 8051 के सीरियल लाइनों पर ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। तो पहली बात यह है कि इस बॉड रेट चयन के लिए पहले टाइमर सेट करना होगा, फिर बाइट का आकार, करैक्टर और बाइट्स जिसे आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, और स्टार्ट स्टॉप के बारे में यह कॉन्फ़िगर करने के लिए SCON रजिस्टर सेट करना होगा। फिर हमें इस बिंदु पर टाइमर शुरू करना होगा। फिर N व्यक्तिगत करैक्टर को प्रसारित करने के लिए करैक्टर को आखिरकार SBUFF रजिस्टर पर आना चाहिए, और SBUFF में लिखने के बाद ट्रांसमिशन तुरंत शुरू होता है। तो हमें इस ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग के एक बनने
का इंतजार करना होगा। तो जब तक यह 1 नहीं बन जाता करैक्टर तब तक पूरी तरह से ट्रांसमिट नहीं किया जा सकता है। तो हमें यहाँ इंतजार करना है और एक बार जब यह हो जाता है तो हम आते हैं, हम इस TI बिट को क्लियर कर दिया है और फिर हम वापस लौट सकते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है।